जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के एग्जाम में राजन करने वाले मॉडल पेपर, जो कि मॉडल पेपर आज है चौथा है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जीएस के मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर शाह। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? तो वह है शेर शाह सूरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शेर शाह। शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल था। उसने मिस्र धातु के सिक्के बंद किए थे तथा शुद्ध सोना, चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। इसके शासनकाल में किन सिक्कों का प्रचलन था? तो वह है सोने के सिक्के, इसके अलावा चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था शेर शाह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, एग्जाम में पूछा गया है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वह है उतबी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उतबी। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी ये सभी विद्वान थे और उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। बात करते हैं चंद्रबरदाई। यह जो थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान, इनके राज दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उतबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? यह स्थित था कावेरी नदी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कावेरी नदी। पुहार यानी कांकदी बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर स्थित है। यह जो है पुहार जो है यह बंदरगाह है। क्या है? यह एक बंदरगाह है जो कि कावेरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है और प्रारंभ में चोल शासक कारिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदर को दुर्ग बनवाकर सुरक्षित किया था और उसने इस कार्य में सिंघल के युद्ध बंदियों को लगाया था। इस कार्य के लिए युद्ध बंदियों को लगाया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण, स्वीकृत्या, पलासिनी, गंगा, ऋजुपालिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था पेट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो वह है ऋजुपालिका नदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम, महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनकी माता का नाम था त्रिशला। पूछा जाता है माता का नाम, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा।
पत्नी का नाम यशोदा। ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। और 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? नीचे तो वह है ऋजुपालिका नदी है और वृक्ष जो है वह है साल वृक्ष। इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऋजुपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यहाँ पर पूछा है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो वह है संगनकल्लू। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संगनकल्लू। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में। यह जो है कर्नाटक के मैसूर में है। कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक पुरास्थल से राख का टीला मिला है। और विद्वानों का अनुमान है कि यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई, जिससे यह टीला बन गया। और बुधिहाल भी एक पुरातात्विक स्थल है। बुधिहाल भी क्या है? यह एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से भी राख के ढेर पाए गए हैं, लेकिन कब? मध्य पाषाण काल में। यहाँ पर जो पाए गए हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में राख के ढेर पाए गए हैं बुधिहाल में। नवपाषाण काल में पाए गए हैं संगनकल्लू में। बात करते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी और कोल्डिहवा, यहाँ से जो है मानव कब्र पाए गए हैं। मानव कब्र पाए गए हैं और साथ में ही धान की खेती। धान की खेती, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संगनकल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बात करते हैं 1885 में। 1885 में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। तो अधिकतम जो है 16 कर दी गई थी। तो उसी समय भारतीय परिषद अधिनियम 1992 जो कि प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था?
नमक कानून को निरस्त करना। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नमक कानून को निरस्त करना। नमक सत्याग्रह कब चलाया गया था? एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा गया है पेट के, तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से चलाया गया था? यह चलाया गया था साबरमती आश्रम से। यह जो चलाया गया था साबरमती आश्रम से चलाया गया था 78 अनुयायियों के साथ। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए करों को समाप्त करना था और गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा कर 240 किलोमीटर की यात्रा की थी और 1930 में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया और यहाँ से गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नमक कानून को निरस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1905 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, से स्थापित किया गया था 1905 ईस्वी में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1905 में। किसने स्थापित किया था? श्यामाजी कृष्ण शर्मा ने। किसने स्थापित किया था? श्यामाजी कृष्ण शर्मा। श्यामाजी कृष्ण शर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण शर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया हाउस, इंडिया हाउस के नाम से भी यह जाना जाता है और इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था और यहाँ से एक समाचार पत्र सोशलियोलॉजिस्ट का भी प्रभाव प्रकाशन होता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिनियम ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किस कांग्रेस अधिनियम ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो वह है बनारस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बनारस। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा कर दी गई, जिसके परिणाम 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास किया गया और 1905 ईस्वी में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया था। तो वह अधिवेशन था बनारस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल था
1848 से 1856, 1848 से 1856, और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति चलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाया और इस नीति के तहत भारतीय राजाओं के पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था और राज्य का विलय कर दिया जाता था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से, हुआंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एशिया की सबसे लंबी नदी है तो वह है यांगत्से नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यांगत्से नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगत्से नदी है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो यह जो है चीन में प्रवाहित होती है। इसका बहाव जो है 6300 किलोमीटर है और यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं विश्व की प्रथम नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वह है नील नदी, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वह है अमेजन नदी। दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, और तीसरी जो है वह है यांगत्से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यांगत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार भाटा आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं यूपी पेट के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। बृहद ज्वार भाटा आता है, यह आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं। सागरी जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार भाटा कहलाती है और इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है और चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं। ज्वार भाटा जो है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है बृहद ज्वार, पहला जो होता है वह बृहद ज्वार, और दूसरा होता है लघु ज्वार। बृहद ज्वार की बात करते हैं तो चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधे रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। और लघु ज्वार भाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, यह उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूमध्य सागर। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होता है और ये चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर भूमध्य पूर्व इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा करते हैं, जिनसे रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। इनसे जो है रबी की फसल को व्यापक लाभ पहुंचता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अक्षांश 8 अंश 4 दक्षिण से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 अंश 60 मिनट पश्चिम से 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
पूछा है भारत अवस्थित है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है भारत अवस्थित है। यह अवस्थित है 8 अंश अक्षांश उत्तर से 37 अंश अक्षांश उत्तर तथा देशांतरी 68 अंश अक्षांश पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैप दिया गया है। नीचे जो है 8 अंश अक्षांश नॉर्थ, 37 अंश अक्षांश नॉर्थ, यह जो है, और इसके बाद जो है 97 अंश अक्षांश ईस्ट और 68 अंश अक्षांश ईस्ट, इसका जो है विस्तार है इस तरफ, और उत्तर और दक्षिण में, और इधर पूरब है, इधर पश्चिम में विस्तार है। बीच का जो है कॉरिडोर है, इसकी कुल लंबाई जो है 2933 किलोमीटर, और इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं भारत की, जो कि स्थलीय सीमा क्या है। भारत की स्थलीय सीमा पूछा जाता है। स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा तो वह है 6100 किलोमीटर। समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। यह जो है 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। 29%, 30%, 31%, 32%, कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है। तो वह है 31%। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 31%। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या कुल आबादी का लगभग 31% है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा, कौन सा ऑप्शन राइट है। साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। यह दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक आयातकर्ता द्वारा। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, और यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में, कौन सा ऑप्शन राइट है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यह स्थापित है कानपुर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है,
कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में है और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू किया गया था? जनता सरकार के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लांट अथवा जल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था और इसे कब लागू किया गया था? 1978 में। 1978 में इसे लागू किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? यम, यम 2, यम 3, यम 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर यम 1 होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो वह है यम 3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यम 3। यम 3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। यम 3 बराबर होता है, यम 3 बराबर यम 1 प्लस बैंकों की साविधि जमाएं। बैंकों की साविधि जमाएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है या संबंधित है वित्त मंत्रालय से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वित्त मंत्रालय। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है और वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और यह वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, वित्तीय बाजार और केंद्र तथा राज्य का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है। और वित्त मंत्रालय की स्थापना जो हुआ था 1946 में। 1946 में वित्त मंत्रालय की स्थापना की गई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।